बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेलरेशन पे डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आज के हमारे लेक्चर में इंक्लूड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्सेलरेशन का वर्ड, तो इसको सबसे पहले डिफाइन कर दूं मैं आपके सामने, फिर इसे करेंगे एक्सप्लेन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के लिहाज से, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी वेलोसिटी के चेंज का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट डज इट मीन, आइए इसको देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है वेलोसिटी पे कितना चेंज आया और टाइम कितना लगा वेलोसिटी चेंज होने में, तो वेलोसिटी के चेंज को टाइम टेकन पे आप डिवाइड करके आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब ज़रा देखिए कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन असल बात इसकी डायरेक्शन है। इसके ऊपर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले चले मैं इसको पहले लिख दूँ कि एक्सेलरेशन को इस तरह लिखा जाता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। यहाँ मैंने इसके साथ कोई वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी, एरो हेड फिलहाल नहीं लिखा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? देखो बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की हमेशा सेम डायरेक्शन होती है। लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। आपको ये चीज़ अभी डायरेक्शन के साथ बताई जाएगी। फिलहाल आप देख लें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब इसके बारे में एक दो बातें हैं, मैं आपके सामने पॉइंट्स की शक्ल में बताऊंगा, आपने इनको याद भी रखना है। ये पॉइंट है कि याद रखना, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बॉडी पर टोटल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही हो, एक्सेलरेशन हमेशा उस तरफ होगा। अब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है। तो आपने याद रखना कि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, देखें, बिकॉज आपने न्यूटन लॉ जो पढ़ा है कि टोटल फोर्स किसी बॉडी पे जो लगती है, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, वही डायरेक्शन होगी टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कैसे लेते हैं? अब आप देखेंगे कि ज़्यादा में से कम को माइनस करके, मींस के एक्सटर्नल फोर्स में से ड्रैग फोर्स को माइनस या रिटार्डिंग फोर्स को माइनस करके, ये मैं आपको टाइप्स में ये चीज़ बता दूंगा। तो याद रखना, जिस तरफ फोर्स होगी एक्सेलरेशन हमेशा उधर होगा। यही वजह है कि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों तरह से हो सकता है। आइए अब ज़रा इसकी बेसिक टाइप्स पे बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से इंक्रीज़ कर रही हो, यानी वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही हो, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी फाइनल ज़्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखें, आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। चलें कर लें, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कैसे आप लेते हैं? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करके। ज़रा इसको सामने रखिएगा बच्चों, अगर इफ़ इनिशियल वेलोसिटी कम हो, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी कम और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है,
तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ऐसा कब होगा? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम से ज़्यादा होगी। तो बात ये हुई अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से। इस बात को इस तरह समझ लें बेटा कि एक ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा था, ठीक है, और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो बताइए इस केस में देखें, अगर हम एयर फ्रिक्शन को और कांटेक्ट फ्रिक्शन को इग्नोर भी कर दें, अगर हम इनको शामिल भी करें तब भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन जो बॉडी और ज़मीन के दरमियान है वो है 10 न्यूटन और एयर फ्रिक्शन की वैल्यू है 4 न्यूटन। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गई 14 न्यूटन। तो अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो ये जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ये इस 6 न्यूटन फोर्स की वजह से होगा। बहरहाल मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रिक्शन को ख़त्म, बात को छोड़ते हुए। तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं थी 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब फोर्स लगेगी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से यकीनन ज़्यादा होगी। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल t टाइम के अंदर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि वेलोसिटी कम से ज़्यादा हुई, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगी। और याद रखें जिस तरफ को फोर्स लगती है टोटल एक्सेलरेशन हमेशा उस तरफ होता है। तो जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल होता है। और लेते किस तरह है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी में आने वाले चेंज को उस टाइम पे डिवाइड कर देते हैं जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर डेल्टा t मैं कह दूँ उस टाइम को जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है तो आप कहेंगे कि टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 4 सेकेंड, तो फाइंड करें एवरेज एक्सेलरेशन को। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। 20 में से 10 तो 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको आंसर, ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि इसका मतलब है बेटा 2.2 मीटर पर सेकेंड मीन्स के हर सेकेंड में 2.2 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये आंसर पॉजिटिव आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, सिंपल बात है। देखें आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल है इसके इफ अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, इसका मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है, तो आप इसमें देखेंगे कि ज़्यादा में से जब कम को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा 1 से
छोटा ज़ीरो से छोटा आएगा, माइनस में आएगा रिजल्ट, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो। तो इसकी वर्डिंग क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के लिहाज से तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा कब होगा? अब ज़रा गौर कीजिएगा। एक बॉडी फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था, अभी ये वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे, लेकिन जब हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की जो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं चलते बॉडी पर, या जिधर को कोई चीज़ मूव कर रही है उसके मुखालिफ फोर्स लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी इसकी लगातार कम होती होती आखिर ये बॉडी रुक जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि इस केस में टी टाइम के बाद हमने अगर इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी फाइंड की तो फाइनल वेलोसिटी कम हो चुकी थी, इनिशियल ज़्यादा थी, और टाइम कितना लगा जिस दौरान वेलोसिटी में चेंज आया, दैट इज़ डेल्टा टी। तो अब आप क्या कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि बेटा वेलोसिटी तो लेफ़्ट से राइट थी डायरेक्शन में और फोर्स उसके ऑपोजिट है, लिहाजा ऐसा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल कब होता है? पॉजिटिव हो जब वेलोसिटी इंक्रीज करे, और एंटी पैरेलल कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करे। सो इसको ज़हन में रखिएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होती है जिस तरफ टोटल फोर्स एक्ट कर रही हो। ठीक है, जिस तरफ टोटल फोर्स एक्ट कर रही हो। मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा, उसके बाद हम इसकी फर्दर टाइप्स पे बात करेंगे। मुझे ये बताइए, एक कार स्ट्रेट रोड पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आप समझ गए कि कार की स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, मीन्स के उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की वो भी चेंज नहीं हो रही, और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पर तो कोई टोटल फोर्स नहीं लग रही होनी चाहिए। तो सवाल आता है बच्चों के ज़हन में कि क्या कार का जो इंजन है वो फोर्स नहीं लगा रहा? वो फोर्स तो लगा रहा है, तो फिर टोटल फोर्स ज़ीरो कैसे हुई? क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के लिए टोटल फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो आप इसका जवाब इस तरह देंगे कि देखें, अगर इंजन फोर्स लगा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 न्यूटन कांस्टेंट लगा रहा है, और कार के टायर और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 800 न्यूटन, और कार की बॉडी और एयर के साथ जो फ्रिक्शन है वो भी तो एक फ्रिक्शन है ना, वो है 200 न्यूटन। तो आप देखेंगे टोटल फ्रिक्शनल फोर्सेस या रिटार्डिंग फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स दोनों बैलेंस कर गई। तो कार का इंजन 1000 न्यूटन फोर्स लगा रहा था और उसके ऊपर उतनी ही मैग्नीट्यूड में मुखालिफ फोर्सेस लग रही थी, लिहाजा टोटल फोर्स क्या आई? ज़ीरो। और अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है तब ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है, अदरवाइज़ वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। अब आप देखिए, एक कार को यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के बाद आप इंजन को बंद कर दें, ब्रेक नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, तो क्या कार का इंजन जब फोर्स लगाना छोड़ देगा तो क्या अब कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी? तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, क्योंकि कार के इंजन ने तो फोर्स लगानी छोड़ दी, लेकिन अब फ्रिक्शन की फोर्सेस जो उस पर लग रही हैं वो कार की वेलोसिटी को लगातार क्या करेंगी? कम और कम, यहाँ तक कि कार रुक जाएगी। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। समझ आई बात? तो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है कि टोटल फोर्स किस तरफ लग रही है। अगर मुखालिफ फोर्स ज़्यादा हो जाए तो फिर हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके माइंड में अब आ चुकी होंगी। स्टूडेंट्स, मैं इसके लास्ट पे आपसे एक दो
आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूँगा। तो अब हम कुछ फर्दर टाइप्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का तो उम्मीद है कि आपको पता लग गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, ये यूनिफॉर्म एवरेज इंस्टेंटेनियस के लिए मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करें तो हम इनको ज़्यादा आसानी से स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन से भी हो सकती है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड ना भी चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन से भी आ सकता है। लेकिन मैं पहली दफ़ा आपको ये चीज़ जब बताऊंगा तो मैं आसान केस लूँगा स्ट्रेट लाइन मोशन का। आइए इसको ज़रा समझिए कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने इस पाथ को फॉलो करना था पॉइंट P से Q तक। आप ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़, जब पॉइंट P से वो चला तो उसकी वेलोसिटी थी 0 और 1 सेकंड गुजरा। जब 1 सेकंड के गुजरने पर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको वेलोसिटीज़ दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें 1 सेकंड के गुजरने पे वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया? 2 का। फिर मज़ीद 1 सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। फिर मज़ीद 1 सेकंड गुजरा। देखें हर बार टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ले रहे हैं और वेलोसिटी में चेंज 4 के बाद हो गया 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं कि हर सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है इसी तरह। और ये चेंज अगर इसी तरह आए यानी वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ही बात को करें, आप नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं। मैं एक और डायग्राम में स्ट्रेट लाइन से और समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक कार, जब हमने इसको स्टार्ट किया इसकी मोशन को, जब वो पॉइंट A पर थी मूव करती हुई, तो कार की स्पीड थी फ़र्ज़ कर लें 20 मीटर पर सेकंड। तो कार ने ब्रेक लगाना शुरू की और कार इस तरह से कुछ देर के बाद रुक गई। 1 सेकंड गुजरा तो कार की स्पीड हो गई 18 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा 1 सेकंड में 2 की कमी आई, 2 मीटर पर सेकंड की। फिर 1 सेकंड गुजरा तो कार की वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड गुजरा तो हो गई 14 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड गुजरा तो हो गई 12 मीटर पर सेकंड। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की कमी आ रही है और इधर हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की जो है वो इजाफा हो रहा था। तो आपने देखा अगर वेलोसिटी इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज हो तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। पहले मैं इसको लिख लूँ, फिर इसके बारे में एक पॉइंट और भी बताऊंगा आपको। जी, अगर एक कार या किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो इक्वली, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अब बताएं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे पॉजिटिव के केस में तो वेलोसिटी के पैरेलल और नेगेटिव के केस में वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। तो मुराद ये हुई अगर किसी कार या किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के लिहाज से एक जैसा चेंज आए उसमें और उसी तरह से वो चेंज आता जाए तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा होगा कब? प्लीज़ गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने ये चीज़ ब्लॉक में बताने लगा हूँ। देखें, आपको पता है टोटल फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो बस इतना याद रखना, अगर किसी बॉडी पे जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है इज़ कांस्टेंट, वो ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, यानी एक जैसी फोर्स लग रही है। ठीक है, टोटल फोर्स, टोटल का मतलब समझते हैं ना, तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेस को माइनस करके। अगर टोटल फोर्स किसी बॉडी पे चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है,
इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट, तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये इसका एमसीक्यू है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट के लिए क्या ज़रूरी है, टोटल फोर्स का यूनिफॉर्म रहना। कुछ बच्चे कहते हैं टोटल फोर्स ज़ीरो, ओ भाई टोटल फोर्स अगर ज़ीरो हो गई तो फिर तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़ीरो भी स्पेशल केस में यूनिफॉर्म है, ये तो आपने पढ़ा था शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। बहरहाल आपको पता लग जाना चाहिए कि जब तक टोटल फोर्स कांस्टेंट है तब तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। वो इंक्रीजिंग में भी हो सकता है, वेलोसिटी के इंक्रीजिंग केस में भी और डिक्रीजिंग में भी, यानी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज नहीं हो रही तो ऐसा एक्सेलरेशन वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ज़रा देखिए, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डज नॉट चेंज इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट्स एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। एग्जांपल को देखें, बॉडी P से Q पॉइंट तक जा रहा है, P पॉइंट पे वेलोसिटी थी 0, एक सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो पहले सेकंड में चेंज आया 2 का। फिर एक सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो आपने देखा पहले सेकंड में 2 का चेंज आया, अगले सेकंड में 3 का चेंज आया। फिर एक सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो उससे अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। आप देख रहे हैं कि इन दिस केस अ बॉडी पोजेस नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो दिस इज द थिंग कि जब वेलोसिटी इक्वली चेंज ना हो, अब ये चेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए हो सकता है। सो ऐसा होगा कब, तो अगर हम इसको न्यूटन सेकेंड लॉ के साथ कनेक्ट करते हैं तो यू कम टू नो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि टोटल फोर्स किसी बॉडी पे मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर है। सो इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड अंडर वेरिएबल फोर्स, इट्स एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। इसको भी देख लें बोर्ड पर, मैं इसे ब्लॉक में लिखता हूँ कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। होपफुली यू गेट इट कि वेलोसिटी इक्वली अगर चेंज ना हो टाइम के लिहाज से तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। और जब कोई चीज़ वेरिएबल होती है तो फिर हमें एवरेज लेने की ज़रूरत पड़ती है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करने लगे हैं तो नंबर 3 है हमारा इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। देखिए किस तरह से इसका सिंबल है AV लिखा जाता है, एक्सेलरेशन एवरेज की मैग्नीट्यूड बराबर है वेलोसिटी में आने वाला टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बच्चों एवरेज लेने की ज़रूरत मैंने आपको बताया, ज़रा गौर कीजिएगा इस एग्जांपल से जो आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। और हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही अभी तक बात हम कर चुके हैं। पॉइंट P से Q तक बॉडी मूव कर रहे हैं, तो जब हमने इसकी मोशन को स्टार्ट किया, कंसिडर करना शुरू किया, तो फ़र्ज़ करें एक कार थी जो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, ठीक है। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइम्स में उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई। फ़र्ज़ करें कि एक सेकंड के गुजरने पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से हो गई 25 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड गुजरा तो ये हो गई 31 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड गुजरा तो ये हो गई 38 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड गुजरा तो ये हो गई 47 मीटर पर सेकंड, और फिर हो गई 55 मीटर पर सेकंड, और फिर हो गई 60 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं किसी सेकंड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। तो आप इसका एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लेंगे? तो बेटा इसका एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज देखें, जब चली थी तो 20 मीटर पर सेकंड थी, पहुंची यानी पॉइंट Q पे पहुंची तो हो गई 60, तो फाइनल है 60 मीटर पर सेकंड। इनिशियल क्या थी 20 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम कितना लगा 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स। तो इस रेशो से आप एवरेज एक्सेलरेशन को
फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के केस में पड़ती है, यूनिफॉर्म के केस में नो नीड टू टेक एनी एवरेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन के लिए इतना ही। मैंने सिर्फ स्पेशल के एक केस को इसलिए छोड़ा है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कॉन्टेक्ट करूँगा जब हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो भी एक्सेलरेशन पैदा होता है और उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस आज के लेक्चर को यहाँ पे रख रहा हूँ। इन सारे पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह अपने माइंड में बिठाना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।